अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है एनटीएस की बायोलॉजी। 2019 का जो पेपर एनटीएस ने बनाया था उसकी बायोलॉजी पोर्शन जो है वो आज हम कवर करेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक डीएनए बट नॉट इन प्रोकैरियोटिक डीएनए। वो कौन सी टाइप ऑफ प्रोटीन है जो कि यूकैरियोट में पाई जाती है लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगर हम थोड़ी सी बेसिक से लेकर चलें तो यूकैरियोट वो सेल्स होते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस या फिर ट्रू न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। और अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें जो है वो प्रॉपर न्यूक्लियस फॉर्म नहीं होता है। तो वो कह रहे हैं ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो कि प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल में, नहीं प्रेजेंट होती प्रोकैरियोटिक सेल में। तो अगर मैं आपको एक डायग्राम के हेल्प से समझाऊँ, ये हमारे पास क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये क्रोमोसोम्स के आर्म्स हैं, ये सेंट्रोमियर है इसका। अच्छा, यूं जाकर जो है ये डीएनए फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये देखें डीएनए डबल हेलिक्स जो है वो फॉर्म हो रहा है। अगर हम इसकी बात करें इस वाले पोर्शन की, तो यहाँ से हमारे पास क्रोमोसोम आ रहा है और ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए बन रहा है यहाँ पर। अब यही डीएनए इस प्रोटीन के इर्द गिर्द लिपटा हुआ होता है, फिर आगे जाके इर्द गिर्द, फिर ऐसे यहाँ पर जो है ये इस तरीके से लिपटता हुआ होता है। तो इसको हम, ये जो प्रोटीन होती है ना, ये पार्ट जो है इसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, इस पार्ट को हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो हमारे पास वो प्रोटीन जो कि ट्रू न्यूक्लियस में मौजूद होती है और जो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता उसमें मौजूद नहीं होती, वो होती है हिस्टोन प्रोटीन। इसी तरीके से अगर मैं आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझाऊं तो इसमें लिखा है कि अ मैन हु हैज़ टाइप ए बी ब्लड कुड नॉट फादर अ चाइल्ड विद अ टाइप डैश ब्लड। एक आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी, नहीं बन सकता फादर एक चाइल्ड का जिसका ब्लड ग्रुप डैश है। अगर हम देखें तो ए बी का जो फादर है उसके दो गैमेट्स बनेंगे, एक ए का और एक बी का। अब ये फर्दर ए बी तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, बी ए भी कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, खाली ए भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट ये क्या प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ओ ग्रुप। जाहिर सी बात है, जब फादर हमारे पास ए बी ग्रुप का है तो उसके गैमेट ए बनेगा और बी बनेगा, वो ओ तो नहीं प्रोड्यूस कर सकता। तो इसी तरीके से हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन आ गया वो तो ओ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बी को सही माना। अगर हम इसका आगे पढ़ें, बिकॉज ही वुड पास ऑन ईदर द डैश और द अलील टू ऑल ऑफ हिज ऑफस्प्रिंग, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो आंसर इसका सही बनेगा वो बनेगा ओ और ए, ओ और ए। इसको मैं ठीक कर देती हूँ, ओ और ए इज द करेक्ट वन। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कार्बन फिक्सेशन कैन बी इनहेंस बाय इनहेंसिंग द एफिशिएंसी ऑफ। कार्बन फिक्सेशन जो होती है उसको हम इनहेंस कर सकते हैं किसकी, एफिशिएंसी को बढ़ाकर। तो अगर मैं आपको कार्बन फिक्सेशन का एक प्रोसेस यहाँ पर दिखाऊं तो ये देखें, ये कार्बोजाइलेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे कार्बन फिक्सेशन का काम होता है। यहाँ से कार्बन आती है H2O के साथ और इधर ही कार्बन फिक्सेशन का काम होता है। अब ये जो वाला हमारे पास एंजाइम है तो ये जो है ना यही इन्हेंस करता है। अगर हम इसको बढ़ाते हैं, अगर हम इसको इन्हेंस करते हैं तो हमारे पास जो है कार्बोजाइलेशन या फिर कार्बन फिक्सेशन भी इन्हेंस हो जाएगी। तो इसलिए हमारा इसमें जो हम करेक्ट आंसर देखेंगे तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जो है वो बनेगा राइबोल्यूज बाय फॉस्फेट, ठीक है। अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास पूछा गया है वो है 84, फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज सीलिया इज टू कीप द एयरवे क्लियर ऑफ। रेस्पिरेटरी पैसेज में जो सीलिया होते हैं, सीलिया क्या होते हैं, वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे, उनको कहा जाता है सीलिया। तो बोला जा रहा है सीलिया जो है वो एयरवेज में, जो एयरवे होता है हमारा, उसमें क्या क्लियर रखता है, किस चीज़ से बचाता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को। तो ऑप्शंस अगर हम देखें हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, डस्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से तो नहीं बचाता, ना ऑक्सीजन से बचाता है, ना ही कार्बन मोनोऑक्साइड से बचाता है। तो द करेक्ट आंसर इज डस्ट। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 85 है। बिकॉज इट इज capable of dissolving more substance than any other liquid is called universal solvent। ये तो सबको पता है कि universal solvent की जब टर्म आ जाएगी तो हमारे पास करेक्ट वन वाटर ही आएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 86, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। इससे ये हमारे पास क्वेश्चन है कि इसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाई प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स
फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। इसमें से हमने बताना है कि प्यूरीन्स कौन से हैं और पैरामिडीन्स कौन से हैं, और ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इससे पहले मैं आपको समझाऊं कि प्यूरिडीन और पैरामिडीन्स क्या होते हैं। अच्छा, जो न्यूक्लियोटाइड होता है, डीएनए होता है या आरएनए होता है, वो न्यूक्लियोटाइड से बनता है, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड किससे बनते हैं? 5 रिंग कार्बन, इसको हम पेंटोज शुगर भी कह सकते हैं, या फिर फॉस्फेट। एक फॉस्फेट का ग्रुप होता है जो यहाँ पे 5th नंबर पे अटैच होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो 5 रिंग कार्बन है, ये फॉस्फेट का ग्रुप है जो यहाँ पे अटैच है। यहाँ पे कोई नाइट्रोजन बेस अटैच होती है। अब नाइट्रोजन बेस जो है ना, वो 2 टाइप की होती है, या तो वो होगी पायरिमिड या फिर वो होगी प्यूरीन। अगर एक सिंगल रिंग है तो वो होती है पायरिमिड, और अगर 2 रिंग्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं तो उसको हम कहते हैं प्यूरीन, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्यूरीन। तो जो पायरिमिड है ना, उसकी एग्जांपल हमारे पास साइटोसाइन, थायमाइन और यूरेसिल है। ये तीनों जो है वो पायरिमिड नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं। और अगर हम एडेनाइन और ग्वानाइन की बात करें तो वो प्यूरिन्स नाइट्रोजीनियस बेस है। तो अब हमें सवाल को देखते हैं। तो जब हम सवाल को देखेंगे तो हमारे पास ए और ये बी है, ये डी है, ये ई है, ए और सी। ए और सी में जो है ये 2 बेसेस जॉइन है, यानी कि ये 2 जो हैं वो प्यूरीन्स हैं और बाकी ये पायरिमिडीन्स है। तो इसमें हम चेक करते हैं, तो हमारे पास देखना है हमने ए और सी कौन सी प्यूरीन है। तो यहाँ पे हमारे पास ए और बी है, यहाँ पे डी और बी, ए और ई, ए सी, ये वाला ऑप्शन नंबर डी जिसमें ए और सी प्यूरीन्स है और बाकी लिखा है बी डी ई पायरिमिडीन्स है, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। बी डी और ई जो है वो पायरिमिडीन्स है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, होप सो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है ना, ये भी थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है। अच्छा, ये सवाल, इस सवाल में हमसे बोला जा रहा है चूज द बेस्ट ग्रुप फॉर द फॉलोइंग टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक प्लांट इन द लेबोरेटरी। अच्छा, एक तो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल प्रोड्यूस होते हैं, बट एक होते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। अब ट्रांसजेनिक प्लांट ऐसे प्रोड्यूस होते हैं कि हम कहीं और से किसी और चीज़ का, बैक्टीरिया का या फिर किसी भी एनिमल, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए लेकर जो है हम दूसरे उसमें फिट करें और फिर उससे जो है वो प्लांट प्रोड्यूस हो। तो उससे पहले कि मैं आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ, उससे पहले मैं आपको थोड़ा ट्रांसजेनिक प्लांट का बताती हूँ। ट्रांसजेनिक प्लांट में होता है कि डीएनए जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। फॉरेगन डीएनए होता है, इसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, सही है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, इसकी मैं आपको थोड़ी सी ना डायग्राम समझाती हूँ, डायग्राम से बताती हूँ कि इसमें हमारे पास जो है वो होता क्या है। यह हमारे पास, अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ तो एक हमारे पास वेक्टर डीएनए होता है, ठीक है, जिसको हम जो है वो वेक्टर डीएनए कहते हैं। क्या होता है कि इसमें हम जो है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से कट लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करते हुए हम यहाँ से कट लगाते हैं, ठीक है। और ये है किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए, तो इसमें से हमने स्मॉल पार्ट ले लिया है। उस स्मॉल पार्ट को हम लाइगेट एंजाइम की मदद से उस वेक्टर के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या हुआ कि एक वेक्टर लिया, उसमें हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो है वो कट लगाया और साथ डीएनए है, और डीएनए को हमने जो है वो लाइगेट एंजाइम से जोड़ दिया। डीएनए को लाइगेट एंजाइम की मदद से उस वेक्टर के साथ जो है वो जोड़ दिया, तो इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। बाकी ये फर्दर फॉर्मेशन हो रही है, इससे आपका अभी फिलहाल कोई काम नहीं है। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये है एग्रोबैक्टीरिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है इसमें कि इसमें हमारे पास T1 प्लाज्मिड यूज़ हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है कि ये किसी का डीएनए है, ये हमारे पास जो है वो प्लाज्मिड है। इसमें हमने क्या किया है कि हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करके इधर कट लगाया है और यहाँ से हमने डीएनए किसी भी जीन का थोड़ा सा डिज़ायर्ड जितने हमें चाहिए वो हमने ट्रेट का ले लिया। फिर हमने जो है वो रिकॉम्बिनेंट T1 प्लाज्मिड के अंदर उस डीएनए को जो हमने निकाला था फिट किया, और फर्दर जो है वो फिर आगे हमारे पास ये यूज़ होने लग गया। ये इसका जो है वो क्रोमोसोम में तब्दील हो गया और फिर प्लांट सेल रीग्रो होना शुरू हो गया और प्लांट विद न्यू ट्रेट जो है वो प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। वापस से हम अपने सवाल पर आते हैं। तो अब हमें इसके लिए क्या चाहिए होता है वो हम चेक करेंगे। ग्रुप ए में हमें लिखा है कि इसके लिए हमें T1 प्लाज्मिड चाहिए होता है, तो हाँ हमें चाहिए होता है। दूसरा हमारे पास है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हमें नीड होता है क्योंकि जब हम उसकी सेल वॉल निकालते हैं तो जो हिस्सा उसको होता है बचा हुआ उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी नीड होता है ताकि हम उसको कट कर सकें, और इसी तरीके से हमारे पास लाइगेज भी हमें ज़रूरत होती है, लाइगेज की भी, तो लाइगेज भी जो है वो नीड होता है। उसके बाद हमारे पास है ग्रुप बी जिसमें हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होता है, तो ये भी हमें चाहिए होता है, लेकिन ये बहुत कम प्रोसेसेस में नीड होता है, लेकिन फिर भी हम इसको जो है वो
देखेंगे कि हाँ हमें चाहिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर है प्लास्टिड और लाइगेज। अगर हम देखें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी चाहिए होता है, लाइगेज भी चाहिए होता है, बट प्लास्टिड का हमारे पास कोई काम नहीं होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो ग्रुप सी हम देखते हैं, ग्रुप बी तो हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि इसका कोई काम नहीं होता। ग्रुप सी हम देखते हैं, इसमें हमारे पास लिखा है लाइगेज चाहिए होता है, राइबोसोमल आरएनए, ऑटो रेडियोग्राफ ये नहीं चाहिए होता है, राइबोसोमल आरएनए नहीं चाहिए होता है। तो हमारे पास जो है सिर्फ 2 ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो हमें ग्रुप सी भी नहीं चाहिए होता है, हमें जस्ट ग्रुप ए चाहिए होता है। तो इसका जो ठीक आंसर होगा वो होगा ग्रुप ए, यानी कि आंसर नंबर ए। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यह कहा जा रहा है कि एज एन इसेंशियल एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स डैश आयंस इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल। क्या बोला जा रहा है कि इसेंशियल एलिमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक आयन, और वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन इंसुलिन सिक्रीशन में, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर में रिलीज करने में, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में और हार्ट बीट रेगुलेशन में। तो वो कौन सा आयन है जो यूज होता है? तो इसमें बोला है कि सिक्रीशन जो है वो इंसुलिन की होती है और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज में हेल्प करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में और हार्ट बीट रेगुलेशन में। तो वो कौन सा आयन है जो कि इसमें यूज होता है? तो अगर मैं आपको यहाँ पे पहले एक डायग्राम दिखाऊं, इस डायग्राम में हमारे पास जो है ये रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे लगे हुए। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यहाँ पर ये एक न्यूरॉन्स है, और ये जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको हम साइनेप्टिक वेसल भी कहते हैं। यहाँ से क्या होता है कि ये जो डॉट डॉट है ना, ये यहाँ पर आकर इधर से निकल जाते हैं, ये इसके साथ फ्यूज होते हैं। इसके साथ कैल्शियम का चैनल है, किसका चैनल है? कैल्शियम का चैनल जब यहाँ बनता है तो ये इसके साथ फ्यूज होते हैं, और फिर ये जो स्मॉल डॉट्स हैं ये इधर रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं और फिर फर्दर अपना काम करते हैं। तो अब तक यहाँ तक हमें समझ आया कि हाँ हमारे पास जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर में, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर में यूज होता है कैल्शियम आयन। इस तरीके से अगर मैं आपको नेक्स्ट चीज दिखाऊं, ये इंसुलिन का प्रोसेस है, इंसुलिन सिक्रीशन हो रही है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज हो रही है। इस तरीके से नेक्स्ट प्रोसेस, एक और प्रोसेस है हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन का। इसमें भी इस जगह पर आकर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इस वजह से कैल्शियम, तो इस वजह से जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि नेम द टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। हमें क्रोमोसोम्स के टाइप बताना है कि ये वाला जो क्रोमोसोम है वो कौन सी टाइप का है। तो इसलिए मैं आपको जो है वो क्रोमोसोम्स की टाइप थोड़ी सी समझा देती हूँ। ये हमारे पास क्रोमोसोम्स की टाइप है, ये क्रोमेटिड है और ये जो है वो इसके आर्म्स है। अगर तो ये आर्म्स दोनों इक्वली लॉन्ग हैं तो इसको हम मेटासेंट्रिक बोलते हैं। अगर एक आर्म थोड़ा सा लॉन्ग है, दूसरा इक्वल लॉन्ग है, मतलब उससे ज़्यादा लॉन्ग है, तो उसको हम सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। और अगर एक बिल्कुल थोड़ा और ये दोनों बहुत बड़े हैं तो हम इसको एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। इस तरीके से हम अगर 14 देखें तो इसमें एक ही बिल्कुल छोटा सा है और ये जो है ये बहुत बड़े बड़े हैं, इसको हम टीलोसेंट्रिक कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये हमें ये वाला दिखेगा जिसमें छोटे आर्म्स हैं और 2 बड़े आर्म्स हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्रोसेंट्रिक। तो हमने जो है वो एक्रोसेंट्रिक को ठीक मार्क कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स एंड डैश हार्मोन्स व्हाइल प्रोड्यूस डैश एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, वाइल प्रोड्यूस डैश एंड प्रोजेस्टेरोन, वाइल यहाँ पे आएगा ओवरीज, वाइल ओवरीज प्रोड्यूस डैश एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब इसमें हमसे बोला जा रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 हार्मोन्स के नाम बोले गए हैं, वाइल ओवरीज और ओवरीज के भी 2 हार्मोन्स के नाम बोले गए, जिसमें से एक हमें बताया गया है प्रोजेस्टेरोन। तो अगर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स के नाम नहीं पता तो ओवरीज के हार्मोन्स के नाम तो सबको पता होंगे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हैं वो हार्मोन्स होते हैं जो कि ओवरीज में यूज होते हैं। तो अगर हम इसके लास्ट ऑप्शन चेक करें, क्योंकि लास्ट में ही है ईस्ट्रोजन, तो यहाँ हमें फर्स्ट वाले में मिल रहा है ईस्ट्रोजन। तो हमें समझ आ गया कि यही ऑप्शन होगा, बट हम इसको फर्दर भी चेक कर लेते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हमारे पास हार्मोन्स यूज होते हैं वो होता है FSH और LSH। ठीक है, FSH और LSH।
तो ये हमारे पास है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और ल्यूटिनाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन LSH। तो यही दोनों हार्मोन जो है वो यहाँ पे यूज होंगे। इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 91 है वो है प्लांट्स पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड येलो एंड ऑरेंज कलर्स इन मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर। अगर हम क्लोरोफिल ए और बी की बात करें तो ये ग्रीनिश और ग्रीनिश ब्लू इस तरीके का जो है ना वो कलर प्रोड्यूस करते हैं। और अगर हम सेल्यूलोज की बात करें तो इधर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि सेल्यूलोज जो है वो कलर प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सेल्यूलोज कलर प्रोड्यूस नहीं करते। तो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचा है वो कार्टिनॉइड्स है और ये ऑप्शन करेक्ट है। कार्टिनॉइड्स ही जो है वो प्लांट्स में पिगमेंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे वो रेड येलो ऑरेंज जो भी कलर हो। अगर हम ज़ैंथोसिल्स की बात करें तो वो येलो कलर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 92। ठीक है, इसमें मैं आपको थोड़ी सी एक बात समझा देती हूँ। यह हमारे पास हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम का जो है वो क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया, देयर एग्जिस्टिंग 2 वेराइटीज ऑफ फीमेल फ्रेश वाटर मोलस्कास। 2 वेराइटीज है फीमेल फ्रेश वाटर मोलस्का की, विद सम वर स्ट्रीमलाइन, एक स्ट्रीमलाइन है बिल्कुल पतली सी जो होती है बिल्कुल स्ट्रीमलाइन, एंड सम हैड हाई बल्ज, और कुछ जो है वो हाई बल्ज वाली हैं। ओवर द जनरेशन मेल फ्रेश वाटर मोलस्कस लर्न दैट हाई बल्ज फेवर्स मोर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। जो हाई बल्ज हैं वो मोर प्रोडक्ट कर रही हैं ऑफस्प्रिंग को, सो दे स्टार्टेड प्रेफरिंग टू मेट विद फीमेल्स हैविंग हाई बल्ज एज कम्पेयर टू स्ट्रीमलाइन। तो क्या किया मेल फ्रेश वाटर मोलस्कस ने कि उन्होंने मेट करना शुरू कर दिया फीमेल हैविंग हाई बल्ज के साथ एज कम्पेयर टू द स्ट्रीमलाइन। तो स्ट्रीमलाइन की जो प्रोडक्शन है वो कम हो गई। अब क्या हुआ कि विल द अफेक्ट हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इन द पॉपुलेशन। अब उनसे ही सवाल पूछा जा रहा है कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है उसमें पॉपुलेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा। तो इससे करेक्ट आंसर होगा येस, इट विल अफेक्ट हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, क्योंकि हार्डी विनबर्ग के इक्विलिब्रियम के हवाले से अगर हम देखें तो उनका ही कहना है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई 2 फ्लावर्स हैं, एक रेड फ्लावर है और एक वाइट फ्लावर है, ठीक है, और ये बिल्कुल पॉपुलेशन से दूर एक जगह पर उगाए जा रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास 20 हैं और ये भी हमारे पास 20 हैं। तो अगर हमको काफ़ी अरसे बाद भी आकर देखें तो ये इनकी तादाद में चेंज नहीं आएगा, इनका इक्विलिब्रियम जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर तो हमारे पास म्यूटेशन नहीं होती बीच में, यानी कि अगर कोई प्लांट म्यूटेशन का शिकार नहीं हो जाता, बीच में ख़राब नहीं हो जाता, या फिर हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होती, यानी कि कहीं दूर एक और जो है हमारे पास आइसोलेटेड इसी तरीके से गार्डन बना हुआ है और वहाँ से कोई पॉलन ग्रेन जो है वो उड़ के हमारे पास आके उसने जो है वो कलर चेंज कर दिया है वाइट का या फिर रेड का, या फिर प्रोडक्शन में मसला कर दिया है। तो उनके मुताबिक हार्डी विनबर्ग के मुताबिक जो है वो नहीं चेंज आता जब तक कोई और चीज़ जो है वो आके उस इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करे। लेकिन इसमें अगर जो मेल मोलस्कास है, फ्रेश वाटर मोलस्कास, अगर वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे इनके ऊपर, जो कि हमारे पास हाई बल्ज फ्रेश वाटर मोलस्कास की फ़ीमेल है, तो क्या होगा कि स्ट्रीमलाइन फीमेल जो होगी उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्यू इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। इसका करेक्ट आंसर है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील। क्यू जो है वो स्टैंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील के तौर पर। ठीक है, इसमें मैं आपको दिखाऊं, ये है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप है और ये जो है वो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है। डोमिनेंट नहीं होगी इसमें क्योंकि इसमें बोथ हैं, और ये जो है वो रेसेसिव जीनोटाइप है। तो इसमें हमें यही पूछा गया कि क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, तो क्यू जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें हमसे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 95, व्हेनेवर अ मसल कॉन्ट्रैक्ट अ सेक्रोमियर कैन बी शॉर्टन अप -% ऑफ इट्स टोटल लेंथ। जब भी एक मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो जो सेक्रोमियर है वो कितना % जो है वो कम हो जाता है, सेक्रोमियर जो है वो कितना % शॉर्टन हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 35, यानी कि 35% जो है वो शॉर्टन हो जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं जो हमसे रह गया था। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है,
Following picture is dash of technique as DNA molecules separated on the basis of their size and speed in it. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, डीएनए मॉलिक्यूल्स को उनकी साइज और उनकी स्पीड के लिहाज से जो है वो चेंज किया गया है। इसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ली जाती है, जिसकी वजह से मैं आपको एक और डायग्राम शो करवाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास जो है वो डीएनए लिया गया, जिसको बीच बीच में से काट दिया गया और फिर इसको हमने सेट कर दिया है असेंडिंग लेवल में। फिर इसके ऊपर हम एक लिक्विड या फिर केमिकल डालते हैं, जिसकी वजह से ऐसे जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। इधर हमारे पास जो है वो जेल डला होता है, जिसको हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इसको ये नाम भी दिया जाता है। ठीक है, इसको हम ये नाम भी देते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास वो होगा डी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ना क्लोनिंग हो रही है ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक है। क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक मैंने आपको अभी पीछे समझाया है कि उसमें हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास वायरस होता है, जिसमें से हम जो है वो एंजाइम डाल के उसको अलग करते हैं और फिर उसको हम एंजाइम डालकर ही दूसरे डीएनए से जोड़ते हैं। तो ये हमारे पास नहीं हो रहा, ना सेल कल्चर हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो टेक्निक यूज़ हो रही है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।